Hello everyone in today's 11th Commerce SP lecture, and we are in chapter number 1, Introduction to Secretary. We have completed with features part, importance of secretary, and let us move on towards the types of secretary on page number 5. Here you can see the heading types of secretary. Secretary के क्या types होते हैं वो हम इसके अंदर learn करने वाले हैं one by one. द ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन, दो चीजों की बात की. एक तो इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण, है ना, औद्योगिक क्रांति होने के बाद ट्रेमेंडस डेवलपमेंट हुए. एंड मॉडर्नाइजेशन मींस न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू इन्वेंशंस, उसका इस्तेमाल हम कर रहे हैं पार्ट ऑफ प्रोडक्शन में. हैज लीड टू एन इंक्रीज इन वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन हुआ वहां पर. Every organization therefore requires one such person on whom the individuals or organization can entrust the person with responsibility. तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन को ऐसा एक व्यक्ति चाहिए होता है, ऐसे एक व्यक्ति की जरूरत होती है जिसके ऊपर विश्वास किया जा सके और जिसके ऊपर ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सके. लेकिन दिस कंसेप्ट ऑफ सेक्रेटरी हैज एक्सपांडेड and is required by almost all types of organization. तो इसी की वजह से सेक्रेटरी का जो रिक्वायरमेंट है वो इंक्रीज हो गया और हर एक ऑर्गेनाइजेशन चाहे वो कोई भी टाइप का क्यों ना हो उसको सेक्रेटरी की जरूरत पड़ने लगी. Each secretary performs the duties and responsibilities of the organization or employer. हर एक जो सेक्रेटरी है वो अपने ऑर्गेनाइजेशन का या अपने एम्प्लॉयर का, एम्प्लॉयर मतलब उसका जो बॉस है जिसने उसको एम्प्लॉय किया है, उसका जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ड्यूटीज है, उसको वो निभाता है, परफॉर्म करता है. ठीक है, तो कौन कौन से टाइप्स होते हैं, तो हमने इसको कैटेगराइज कर दिया है दो पार्ट में. एक होता है पर्सनल सेक्रेटरी, जिसको हम पर्सनल असिस्टेंट ऐसा भी कहते हैं, पीए कहते हैं शॉर्ट में. ठीक है, और दूसरा है इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी, यानी किसी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी फर्म का, किसी कॉर्पोरेट का, किसी सोसाइटी का, किसी मिनिस्ट्री का जो सेक्रेटरी होता है उसको बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी, मतलब वो किसी इंस्टीट्यूशन का सेक्रेटरी. ठीक है, तो यहाँ पर पर्सनल सेक्रेटरी में तो ज्यादा बाइफर्केशन नहीं है, बट इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी में हमको टाइप्स दिखाए गए हैं कि नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन का सेक्रेटरी होगा तो कैसा होगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जॉइंट स्टॉक कंपनी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या और कोई बॉडी कॉर्पोरेट है तो उनके सेक्रेटरी में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, फीचर्स होने चाहिए, ये पर्टिकुलर चीज हमको टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी में सीखने को मिलेगी. तो सेक्रेटरी में तो कुछ गुण और क्वालिटी होनी चाहिए, हमको देखना है कि हमारे अंदर भी इनके कुछ प्रोफेशनल क्वालिटीज आ जाए. ठीक है, सो पर्सनल सेक्रेटरी, सबसे पहला, हु इज अ पर्सनल सेक्रेटरी. अगर सेक्रेटरी किसी इंडिविजुअल का सेक्रेटरी है ना, अगर वो किसी इंडिविजुअल व्यक्ति के लिए काम कर रहा है तो उसे बोला जाएगा पर्सनल सेक्रेटरी. द पर्सनल सेक्रेटरी और पर्सनल असिस्टेंट इज द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ सेक्रेटरी. ये बहुत ही पुराने टाइम से ये चले आ रहे हैं, है ना. ऐसा नहीं है कि पर्सनल सेक्रेटरी पहले नहीं रखे जाते थे, पहले भी पर्सनल सेक्रेटरी रखे जाते थे. A personal secretary is one who is appointed by busy individuals like industrialists, businessmen, or professionals to conduct the correspondence and day-to-day routine duty. तो ये जो वर्ड है correspondence, सुना सुना लागे या देखा है पहली बार? What do you mean by correspondence? So वर्ड correspondence का मतलब क्या होता है? correspondence का मतलब होता है रिटर्न कम्युनिकेशन. करस्पॉन्डेंस का मीनिंग क्या हो जाता है? रिटर्न कम्युनिकेशन. यस सर. तो अभी आपको याद रखना है करस्पॉन्डेंस का मतलब क्या होता है. ओके, तो फिर से रीड करते हैं. द पर्सनल सेक्रेटरी और पर्सनल असिस्टेंट इन द इज द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ सेक्रेटरी. ये सबसे पुराने समय के सेक्रेटरियों में जाना जाता है, मतलब पहले से हम
पर्सनल सेक्रेटरी, पर्सनल असिस्टेंट रखते ही थे। अ पर्सनल सेक्रेटरी इज वन हु इज अपॉइंटेड बाय बिजी इंडिविजुअल। जो लोग बहुत ही बिजी होते हैं अपने काम में, है ना, दे डोंट हैव टाइम, तो वो अपना जो रोजमर्रा का काम होता है, जो डेली रूटीन होता है, वो किसी और पर्सन को डेलीगेट कर देते हैं, और वो पर्सन होता है सेक्रेटरी, है ना। जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जैसे रतन टाटा, है कि नहीं। बिजनेसमैन, जो बिजनेसमैन है, जैसे अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, है ना, नारायण मूर्ति, अजीम प्रेम जी। और प्रोफेशनल, ये जो प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल मतलब किसको हम काउंट कर सकते हैं, जो लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, है ना, ये सब। टू कंडक्ट करस्पॉन्डेंस, करस्पॉन्डेंस मतलब रिटर्न कम्युनिकेशन करने के लिए, वार्तालाप करने के लिए, बातचीत करने के लिए, जो रिटर्न फॉर्म में, मतलब लेटर्स लिखने के लिए, ईमेल्स शेयर करने के लिए, टेक्स्ट मैसेजेस करने के लिए, एंड द डे टू डे रूटीन ड्यूटीज, और डेली बेसिस पे जो उनका रूटीन होता है। रूटीन क्या होता है, अपने बॉस का अपॉइंटमेंट फिक्स करना, बॉस के लिए अगर कोई कॉल आया है तो उसे अटेंड करना, एज अ रिसेप्शनिस्ट के जैसा काम करना, ठीक है ना। ये सारे वर्क होते हैं पर्सनल सेक्रेटरी के लिए। तो अपॉइंटमेंट, कौन अपॉइंटमेंट करता है, कैसे अपॉइंटमेंट होता है। बिजी इंडिविजुअल्स अपॉइंट सेक्रेटरीज टू लुक आफ्टर अदर वर्क so as to enable them to concentrate on their primary work। कभी कभी देखो, इनको हम मैनेजर का भी नाम देते हैं। देखो, जो फिल्म स्टार होते हैं ना, एक्टर्स, एक्टर्स अपने लिए किसको रखते हैं, मैनेजर्स। तो मैनेजर्स उनको बोला गया, बट दे आर एक्चुअली व्हाट, सेक्रेटरी, है कि नहीं। जैसे डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक्टर्स, पॉलिटिशियंस, लीडर, मिनिस्टर, एटसेट्रा। तो ये सब जो लोग हैं, ये बिजी इंडिविजुअल्स हैं, और ये क्या रखते हैं, ये लोग अपने लिए पर्सनल असिस्टेंट या पर्सनल सेक्रेटरी रखते हैं, अपॉइंट करते हैं। क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए उनका। तो भाई इसमें क्वालिफिकेशन तो इतना रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन जो बॉस का काम होता है उसके हिसाब से तो आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। जस्ट लाइक आप कोई पॉलिटिशियन है या आप कोई बिजनेसमैन है, तो आपका एक एक वर्ड, है ना, जो पब्लिक है वो देखती है कि आप कैसे लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, क्या मेंशन कर रहे हैं, बराबर है। सपोज आपको सोशल मीडिया पे या ट्विटर पे कुछ कमेंट पुट करना है, तो वो कमेंट कैसा होना चाहिए, उसका लैंग्वेज क्या होना चाहिए, किसी को बुरा तो नहीं लगेगा, है कि नहीं। ये सारी बातें ध्यान रख, तो इसके हिसाब से क्या है, क्वालिफिकेशन भी उसका होना चाहिए। अ पर्सनल सेक्रेटरी एज सच हैज नो स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन। ऐसे तो उसका कोई क्वालिफिकेशन स्पेसिफाई कहीं किया नहीं गया है, क्योंकि पर्सनल सेक्रेटरी की बात कर रहे हैं। येट ग्रेजुएशन डिग्री, गुड कमांड ओवर लैंग्वेज इज रिक्वायर्ड। तो कम से कम आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, इतना तो एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री हो। और जो भी पर्टिकुलर लैंग्वेज में आपको रिटर्न कम्युनिकेशन वगैरह करना है, तो उसमें आपका गुड कमांड होना चाहिए, वेदर इट इज इंग्लिश, हिंदी, और जो भी रीजनल लोकल लैंग्वेज है उसमें आपका अच्छा कमांड होना चाहिए। नॉलेज ऑफ द कंप्यूटर्स, आज की तारीख में कंप्यूटर का नॉलेज होना, इंटरनेट स्किल होना, हैव बिकम अ नेसेसिटी। ये तो होना ही चाहिए, बट ऑब्वियस है। द क्वालिफिकेशन डिपेंड्स अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द एम्प्लॉयर्स प्रोफेशन। तो ये कभी कभी डिपेंड करता है कि एम्प्लॉयर का प्रोफेशन क्या है। जैसे देखो, ये जो डॉक्टर है, तो डॉक्टर अपना जो पर्सनल असिस्टेंट रखेगा, हो सकता है वो ऐसे पर्सन को रखे जिसने साइंस में ग्रेजुएशन किया हो, है ना, सो दैट कभी कभी जो प्रिस्क्रिप्शन वगैरह आता है या कोई रिपोर्ट वगैरह आता है, तो उसको वो प्रॉपर देख सके, वो डॉक्टर को प्रॉपर इंफॉर्मेशन पास कर सके, तो ऐसा वहां पर रिक्वायरमेंट हो सकता है। लॉयर होगा, है ना, तो लॉयर हो सकता है वो चाहे कि उसका जो सेक्रेटरी है वो थोड़ा बहुत लॉ का नॉलेज रखता हो, है ना। लॉयर हो ऐसा जरूरी नहीं है, बट अब बीकॉम लेवल पे भी देखिए एक लॉ का सब्जेक्ट होता है। जब आप एस वाई बीकॉम में जाएंगे तो आपको वहां पर एक बिजनेस लॉ का सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर लॉयर चाहेगा कि उसका जो सेक्रेटरी है उसको थोड़ा बहुत तो लॉ का नॉलेज हो, है कि नहीं, ऐसा। तो डिपेंड करता है कि आपके बॉस का क्वालिफिकेशन क्या है, उनका प्रोफेशन कैसा है, तो आपका भी थोड़ा बहुत उसके अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए। गेटिंग इट। तो मिनिमम क्या बता दिया, मिनिमम कम से कम वो एक ग्रेजुएट हो, ऐसे तो कहीं पर स्पेसिफाई किया नहीं गया है, और साथ ही साथ उसको कंप्यूटर स्किल और इंटरनेट स्किल आती हो। नेक्स्ट टाइप इज इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी। नाम से पता चलता है
कि ये इंस्टीट्यूट का सेक्रेटरी है, ऑर्गेनाइजेशन का है, किसी फर्म का हो सकता है, बराबर है। A secretary appointed by an institution or organization is called as institutional secretary. Some institutional secretaries are, तो उसमें से कुछ किसके हैं, नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन के हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं कि नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन होता क्या है। जैसे उसका नाम ही है, क्या नाम है, नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन। ऐसा एसोसिएशन जो एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है बट नॉट फॉर प्रॉफिट, प्रॉफिट के लिए नहीं कर रहा है, उसके अलग उद्देश्य है, उसके अलग गोल हैं, ठीक है ना। So non-profit association means the organization formed to promote social, educational, cultural, arts, sports activities with the intention to provide service and not to earn profit, है ना। तो यहाँ पर एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो किसी सामाजिक या किसी शैक्षणिक, किसी सांस्कृतिक, किसी कला के लिए, किसी खेल के लिए, ऐसे जो एक्टिविटीज होता है उसको क्या करता है, प्रमोट करता है, बराबर है। क्या करता है, प्रमोट करता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसमें हम क्या करेंगे, ट्री प्लांटेशन, है ना, वृक्षारोपण करेंगे। अच्छा, ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप मैंने क्यों बनाया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करें, ट्री प्लांटेशन करें, उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करें, संडे टू संडे हम जाएं किसी प्लेस पे ट्री प्लांटेशन करें, है कि नहीं। ये मैंने ऐसा ग्रुप बनाया। क्यों बनाया, क्या प्रॉफिट के लिए बनाया, नहीं, मैंने समाज कल्याण के लिए बनाया। तो इस ग्रुप को क्या बोला जाएगा, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। आपने कभी नाम सुना होगा, रोटरी क्लब ऑफ मुंबई, लायंस क्लब ऑफ मुंबई, ठीक है ना। या चाइल्ड लाइन का नाम आपने सुना होगा, एक चाइल्ड लाइन करके संस्था है जो ऐसे जो बच्चे हैं जिनका शोषण होता है ना, या जिनको बाल मजदूर के रूप में बनाया जाता है या उनको घर पे मारा पीटा जाता है, तो उसके लिए चाइल्ड लाइन का एक एसोसिएशन बनाया गया है। तो ये क्या है, ये सारे नॉट फॉर प्रॉफिट एसोसिएशन है, बराबर है। तो ऐसे आपने क्रिकेट क्लब देखा होगा या स्विमिंग पूल वालों का क्लब होता है, बराबर है। तो ऐसे शैक्षणिक संस्था है, कल्चरल है, या आर्ट्स के लिए या स्पोर्ट्स एक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, जिसका हेतु प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, जो बहुत ही मिनिमम फीस में, कम फीस में बच्चों को सिखाता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसा ऑर्गेनाइजेशन में अपॉइंटमेंट कैसे होता है, अपॉइंटमेंट के बारे में देख रहे हैं। A non-profit association is looked after by management committee. तो इसको जो हैंडल करता है, इसको जो गवर्न करता है, वो कौन कर रहा है, मैनेजमेंट कमिटी। वहां की एक कमिटी होती है, ठीक है ना। तो वो डिसाइड करती है क्या करना चाहिए, विच इलेक्टेड बाय, विच इज इलेक्टेड बाय दी मेंबर्स। तो ये जो मैनेजमेंट कमिटी है उसको किसने इलेक्ट किया है, उसको मेंबर्स ने इलेक्ट किया है। एक बॉडी बनाई है, एक ग्रुप बनाया है जो उसकी एक्टिविटी को क्या करेगा, रूल करेगा, ठीक है, डायरेक्ट करेगा। द सेक्रेटरी मे बी अ फुल टाइम और पार्ट टाइम पर्सन वर्किंग ऑन सैलरी बेसिस और ऑनरेरियम बेसिस। तो जैसे देखो यहाँ पर भी एग्जांपल दिया, रोटरी क्लब ऑफ मुंबई है, देन लायंस क्लब, स्पोर्ट्स क्लब, कल्चरल क्लब, चेंबर ऑफ कॉमर्स एटसेट्रा, ये सारे क्या है, ये है सब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन का जो सेक्रेटरी बनना है, तो आप सैलरी बेसिस पे काम कर सकते हैं या ऑनरेरियम बेसिस पे काम कर सकते हैं। संस्था में यहाँ पर क्या होता है, पेमेंट बहुत कम मिलता है, कभी मिलता भी है, कभी नहीं भी मिलता है, डिपेंड करता है कि नहीं। क्योंकि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऐसे भी प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रहा है, तो उसके अंदर इतने पैसे नहीं होते कि सेक्रेटरी को दे सके। तो कभी कभी फ्री ऑफ कॉस्ट भी सेक्रेटरी काम करता है, ऑनरेरियम बेसिस पे भी काम करता है, ठीक है। क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो ऐसे कोई प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन की बात नहीं की गई है ऐसे सेक्रेटरी के लिए। द सेक्रेटरी शुड बी एक्विंटेड विद द ऑब्जेक्ट ऑफ बेसिक फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। उसको ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन क्या है वो तो पता होना चाहिए। नॉलेज ऑफ फाइलिंग, कंप्यूटर्स, करस्पॉन्डेंस आर द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपको सेक्रेटरी बनना है तो आपको कंप्यूटर का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, फाइलिंग कैसे करना है, करस्पॉन्डेंस कैसे करना है, ठीक है ना, ये सारी बातें आपको आनी चाहिए। तो ये हो गया क्वालिफिकेशन, बहुत ही बेसिक क्वालिफिकेशन है, सिंपल क्वालिफिकेशन है। तो जैसा हम यहाँ पर देख रहे हैं, जैसा ऑर्गेनाइजेशन वैसा सेक्रेटरी का क्वालिफिकेशन,
तो ये दोनों ही केस में हमने देखा सेक्रेटरी का कोई प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन की बात नहीं की गई है। ठीक है। नंबर टू क्या है? सेक्रेटरी ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो पहले हमको समझना पड़ेगा व्हाट डू यू मीन बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी। व्हाट इज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी? कोऑपरेटिव सोसाइटी इज एन एसोसिएशन फॉर्म्ड वॉलंटरीली, स्वेच्छा से बनाया गया एसोसिएशन है, बाय मिनिमम 10 मेंबर्स, कम से कम 10 मेंबर होने चाहिए, या उससे ज्यादा होंगे तो चलेगा, लेकिन कम से कम कितने होने चाहिए? 10 होने चाहिए। अच्छा, क्यों बनाया गया है? तो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक दूसरे के हेल्प के लिए बनाया गया है। ठीक है ना। तो वो जो सिमिलर एनवायरनमेंट वाले पर्सन रहते हैं, फॉर एग्जांपल लोग एक बिल्डिंग में रह रहे हैं, तो उन्होंने वो पूरी बिल्डिंग के जो रहवासी हैं उनको क्या बना दिया? सोसाइटी वाले। अब ये सोसाइटी वाले क्या करेंगे? इनका पूरा बिल्डिंग का मेंटेनेंस है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, कुछ कॉमन एक्सपेंसेस है, रिपेयरिंग वर्क है ना। तो ये मिलके करते हैं, कोई एक पर्सन खर्चा नहीं करता, सब मिलके करते हैं। तो इन्होंने क्या बना दिया है? एक ग्रुप बना दिया, कोऑपरेटिव सोसाइटी। वैसे ही कोऑपरेटिव सोसाइटी फार्मर्स का हो सकता है कि मिलके फार्मिंग करेंगे। कोऑपरेटिव सोसाइटी वेयर हाउसिंग का हो सकता है। कोऑपरेटिव बैंक हो सकते हैं जिसमें हम मिलकर के एक बैंक बनाएं, जिसमें लोग पैसा जमा करेंगे और जिसको जितना लोन वगैरह की आवश्यकता है, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको लोन मिलेगा। ऐसे बहुत सारे कोऑपरेटिव बैंक आपको मालूम है, जैसे मॉडल कोऑपरेटिव बैंक, अविदय कोऑपरेटिव बैंक, फिर ठाणे जिला कोऑपरेटिव बैंक, है ना। ऐसे बहुत सारे कोऑपरेटिव बैंक है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी लोगों द्वारा बनाई गई एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं, जो कॉमन इंटरेस्ट के पर्सन है। ज्यादातर इसमें जो मिडिल इनकम ग्रुप और लोअर इनकम ग्रुप वाले पर्सन होते हैं। ठीक है। इन महाराष्ट्र these societies are registered under Maharashtra State Cooperative Societies Act 1960। तो यहाँ पर एक अलग से एक्ट बनाया गया है, महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। तो उसके अंदर आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। It means its main objective is to provide service to its member। अपने मेंबर को सर्विस प्रोवाइड करना, ये इनका मेन हेतु है, ऑब्जेक्टिव है। फॉर एग्जांपल कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स एटसेट्रा। अच्छा, यहाँ पर अपॉइंटमेंट कौन करेगा? तो अगेन यहाँ पर भी कौन होता है? यहाँ पर होता है मैनेजिंग कमिटी। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में लोग क्या करते हैं? इलेक्ट करते हैं मैनेजिंग कमिटी को। बराबर है। One of the member of the managing committee is appointed as secretary। तो जो मैनेजिंग कमिटी है उसका एक मेंबर को हम क्या बना देते हैं? सेक्रेटरी बना देते हैं। जैसे देखो, सोसाइटी की बात चली तो हमको गोकुल धाम सोसाइटी मालूम है, तारक मेहता की। तो उसमें जो एकमेव सेक्रेटरी है शांताराम आत्माराम भिड़े, है कि नहीं? तो वो क्या है? मैनेजिंग कमिटी का एक सदस्य है और उसको क्या बना दिया? सेक्रेटरी बना दिया। बराबर है। जनरली सच सेक्रेटरी वर्क्स ऑन ऑनररी बेसिस। तो ये लोग क्या होते हैं? जनरली कोई ऐसा स्पेसिफिक फीस चार्ज नहीं करते। ऑनररी बेसिस मतलब कोई अमाउंट मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो एक सम्मानजनक जो अमाउंट बन सकता है वो उनको प्रोवाइड किया जाता है। फॉर लार्ज स्केल कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी मे बी अपॉइंटेड एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय ऑन सैलरी बेसिस। हाँ, अगर बहुत बड़ा कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जैसे देखो अमूल अपने आप में, अमूल कंपनी आपको पता होगी, है ना। तो अमूल एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है। अमूल क्या है? एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कोई जॉइंट स्टॉक कंपनी नहीं है। तो उसके अंदर जो सेक्रेटरी रहेगा, ऑब्वियसली उसका क्वालिफिकेशन अच्छा होना चाहिए और फुल टाइम सैलरी बेसिस पे हम उसको रखेंगे। बराबर है। तो डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। क्वालिफिकेशन, the secretary of a cooperative society as such does not have specific qualification। इसमें भी कोई specific qualification का requirement नहीं है। ठीक है ना। secretary should have a good knowledge of the cooperative societies act क्या बोलता है ये उसको पता होना चाहिए, and should be at least graduate, और कम से कम ग्रेजुएट ये होना चाहिए। तो आज की तारीख में हर एक सेक्रेटरी ग्रेजुएट तो होना ही चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर स्किल की जरूरत है। फिर आपका कम्युनिकेशन लैंग्वेज बहुत अच्छा होना चाहिए, लैंग्वेज ओवर कमांड ओवर लैंग्वेज होना चाहिए, है कि नहीं? नेक्स्ट है सेक्रेटरी ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। वी आर टॉकिंग अबाउट जॉइंट स्टॉक कंपनी। नाउ व्हाट इज जॉइंट स्टॉक कंपनी? A joint stock company is a form of organization which is considered to be the most suitable one for organizing business activities on a large scale।
बिजनेस एक्टिविटीज को एक लार्ज स्केल पे जब आपको करना होता है तो आपको जॉइंट स्टॉक कंपनी स्टार्ट करनी पड़ती है, ठीक है ना। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी एग्जैक्टली काम कैसे करता है, होता क्या है, वो हम यहाँ पर थोड़ा जानेंगे। जॉइंट स्टॉक कंपनी जो होता है एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और इसके अंदर लोग इन्वेस्ट करते हैं। क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं थ्रू देयर शेयर्स। शेयर के थ्रू इन्वेस्ट किया जाता है। ओके, तो लेट मी एक्सप्लेन ये जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है। सपोज एक पर्सन जिसके मन में आइडिया आया, तो ये है मिस्टर गंगाधर। ठीक है, मिस्टर गंगाधर को एक आइडिया आ गया। क्या आ गया? आइडिया। अब ये आइडिया क्या आया, उन्होंने सोचा आई हैव टू स्टार्ट अ सोप मेकिंग इंडस्ट्री। क्या बनाना है उनको? सोप, है ना। तो उन्होंने सोप का, एक जो बेदिंग सोप होता है उसके बारे में सोचा कि मैं एक सोप बनाऊंगा और उसको मार्केट में सेल करूंगा, लेकिन लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना है। तो उन्होंने सोचा कैपिटल के लिए मैं क्या करूंगा, मैं एक काम करता हूँ, आई विल स्टार्ट अ कंपनी। मैं क्या स्टार्ट करता हूँ? कंपनी स्टार्ट करता हूँ। तो एक कंपनी बना दी गई। तो क्या होती है कंपनी? तो मिस्टर गंगाधर ने एक कंपनी स्टार्ट की, आबा बाबा प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, अब ये क्या कर रहे हैं, इस कंपनी के थ्रू इनको एक्चुअली चाहिए 10 लाख रुपीस। कितने चाहिए? 10 लाख रुपीस चाहिए। तो इन्होंने सोचा मैं क्या करता हूं, मेरे कंपनी के मैं शेयर इशू करूंगा। क्या इशू करूंगा? शेयर। तो मैं हर एक शेयर जो है वो 10 रुपीज का रखता हूँ। कितना रख रहा हूँ? 10 रुपीज का, बराबर है। तो ये जो 10 रुपीज के शेयर होंगे मैं ये पब्लिक को सेल करूंगा। तो यहाँ पर अगर मैं ऐसे 1 लाख शेयर्स, 1 लाख शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच, 10 रुपए के पब्लिक को बेचूं, तो मैं कितना कलेक्ट कर सकता हूं? आई कैन कलेक्ट 10 लाख रुपीज। आई कैन कलेक्ट 10 लाख रुपीज। यस और नो? तो यहाँ पर
मिस्टर गंगाराम का आइडिया है कि ये जो 1 लाख शेयर्स हैं ये मुझे बेचने हैं। कौन खरीदेगा? ऐसे लोग खरीदेंगे जो इनके बिजनेस में इंटरेस्टेड है, जिनको लगता है कि इनका बिजनेस बहुत अच्छा है। ठीक है, तो ऐसे पर्सन यहाँ पे क्या करेंगे, इनके शेयर में पैसा लगाएंगे। तो ये जो इन्वेस्ट कर रहे हैं इन्वेस्टर, इनको क्या बोला जाएगा? इनको बोला जाएगा शेयर होल्डर, शेयर होल्डर्स। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं? बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं। तो ये क्या करेंगे, इन्होंने इस बिजनेस में पैसा लगाया, जिसका जितना कैपेसिटी था, मतलब सपोज मिस्टर ए ने 10,000 शेयर खरीदे, किसी ने 5,000 शेयर खरीदे, किसी ने 15,000 शेयर खरीदे। ठीक है, तो इनको मिलेगा क्या? हर एक को इसमें मिलेगा सर्टिफिकेट। तो ये जो शेयर परचेस किया है उस शेयर का सर्टिफिकेट इन सबको मिलेगा। तो ये कौन बन जाएंगे? शेयर होल्डर बन जाएंगे, मतलब को ओनर बन जाएंगे। और पूरा बिजनेस कौन रन करेगा? बिजनेस विल बी रन बाय मिस्टर गंगाधर। मिस्टर गंगाधर जो है वो बिजनेस चलाएंगे, और जो भी कुछ फायदा होगा, इस फायदे का जो भी प्रॉफिट होगा वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ठीक है, तो जो शेयर होल्डर है उनको प्रॉफिट दिया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। तो पार्ट ऑफ प्रॉफिट को हम क्या बोलते हैं? डिविडेंड बोलते हैं। तो हर एक को यहाँ पर मिलेगा डिविडेंड। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस है। तो यहाँ पर जॉइंट स्टॉक कंपनी हमने देखा कि जॉइंट स्टॉक कंपनी कैसे फॉर्म होती है। अ सेक्रेटरी कंसिडर्ड टू बी द वन ऑफ द की ऑफिसर। सेक्रेटरी को क्या समझा जाता है? मेन ऑफिसर, की ऑफिसर ऑफ द कंपनी। सेक्रेटरी इज अ वाइटल इंपॉर्टेंस इन मॉडर्न बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। आज की तारीख में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेक्रेटरी का एक अहम रोल होता है, वाइटल रोल होता है, इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, अच्छा, अपॉइंटमेंट के नाम पे अब हम देख रहे हैं, द कंपनी सेक्रेटरी इज अपॉइंटेड राइट फ्रॉम द टाइम द कंपनी इज फॉर्म। जैसे कंपनी बनाई गई है तब से सेक्रेटरी को अपॉइंट कर लेना पड़ेगा। इट इज कंपल्सरी टू लुक आफ्टर द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस, ताकि वो बिजनेस की देखरेख कर सके। सेक्रेटरी वर्क्स अंडर द कंट्रोल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये जो सेक्रेटरी है वो किसका कहना मानता है? उसका बॉस कौन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, हमने जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रखे हैं उनका कहना मानेगा सेक्रेटरी। अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी इज एज पर द कंपनीज एक्ट 2013। तो कंपनी सेक्रेटरी का जो अपॉइंटमेंट है वो किसके थ्रू होता है? एज पर द एक्ट 2013। ये हमने डेफिनेशन के बाद देखा हुआ था, है ना। और उसके अंदर लिखा हुआ था कि कंपनी का जो भी सेक्रेटरी होगा उसका क्वालिफिकेशन क्या है? ही शुड बी अ मेंबर ऑफ ICSI। इसका मेंबर होना चाहिए? इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, इसका वो मेंबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कंपनी सेक्रेटरी इज इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ KMP। KMP का मतलब होता है की मैनेजेरियल पर्सनल। क्या होता है? की मैनेजेरियल पर्सनल, मतलब इंपॉर्टेंट व्यक्ति। has been introduced in the Companies Act 2013. The board of directors cannot look after the day-to-day affairs of the company. Board of director रोजमर्रा के काम को देख सकते नहीं है, इसके लिए उसने ये टास्क किसको दे दिया? सेक्रेटरी को। Therefore, the task is given to certain managers and executives of the company, जिसको बोला जाता है KMP। ठीक है, क्वालिफिकेशन हमने देखा कि आपको इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया का मेंबर होना पड़ेगा, मतलब आपका जो कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स है वो कंप्लीट होना चाहिए, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, तब आप क्वालिफाई हो जाएंगे कंपनी के सेक्रेटरी बनने के लिए। सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। अब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट तो आप सबको पता है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आर दोज डिपार्टमेंट्स वर्किंग अंडर द वेरियस मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना। जैसे रेलवे डिपार्टमेंट है, रेलवे मिनिस्ट्री है, फिर कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है। तो इसके अंडर में जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उसके अंदर सेक्रेटरी को रखा जाता है। अपॉइंटमेंट कौन करेगा उनका? In the functioning of government of India, the state government, a secretary is the administrative head of the Ministry of Department. किसकी बात करें?
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट, सेक्रेटरी इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड। सेक्रेटरी को क्या बना दिया गया? एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ अ मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट, वो उसका क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, ठीक है। In the union and state governments, secretaries hold position as head of the departments like finance secretary, defense secretary, home secretary, etc. तो यूनियन या स्टेट गवर्नमेंट के जो सेक्रेटरीज है उनको इंपॉर्टेंट पोजीशन मिलता है, जैसे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, फाइनेंस सेक्रेटरी है, डिफेंस सेक्रेटरी है, होम सेक्रेटरी है, ऐसा उनको क्या मिलता है? पोजीशन मिलता है, ठीक है। क्वालिफिकेशन, आपका क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? द सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट नीड्स टू पोसेस अ ग्रेजुएशन डिग्री, कम से कम आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री तो होनी चाहिए। तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब तक हमने जो स्टार्टिंग में देखा था, सेक्रेटरी फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कोई प्रोप्राइटरशिप है ना, कोई पार्टनरशिप फर्म होगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी होगा, तो इसमें कोई क्वालिफिकेशन का ऐसा जरूरत नहीं है, ग्रेजुएट होना चाहिए। बट यहाँ पर क्या हो गया? नीड टू पोसेस अ ग्रेजुएशन डिग्री, यहाँ पर ग्रेजुएशन डिग्री होना जरूरी है। The secretary should pass the civil service examination conducted by the Public Service Commission (PSC) है ना, and the Indian Administrative Services (IAS). तो आपको सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन और आईएएस का एग्जामिनेशन क्लियर करना पड़ेगा, तब जाकर के आप यहाँ के सेक्रेटरी बन सकते हो। कहाँ के? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। गेटिंग? तो ये हमने देखा इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी। क्या देखा? इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी। और इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी में हमने देखा कि वो इंस्टीट्यूशन क्या होता है, और हमने देखा कि उसका अपॉइंटमेंट कौन करता है और उसका क्वालिफिकेशन क्या होता है। ये तीन पार्ट को हमने इसके अंदर कवर किया। सो बिफोर मूविंग अहेड ऑन फंक्शंस ऑफ सेक्रेटरी, हम अभी देख रहे हैं डिस्टिंग्विश। तो जो अभी अभी हमने वर्कआउट किया है उसको रीड करेंगे। सबसे पहले देखो यहाँ पर डिस्टिंग्विश बिटवीन दिया है, सारे जो टाइप्स हैं वो हमारे सामने टेबुलर फॉर्मेट में दे दिए गए। मीनिंग, तो पर्सनल सेक्रेटरी का मीनिंग क्या बताया इसमें? एन इंडिविजुअल अपॉइंटेड बाय प्रोफेशनल्स और बिजी पर्सन्स टू असिस्ट देम इन देयर वर्क, ठीक है। एनपीओ का क्या है? a person appointed to look after the working and conduct specified activities of the organization। ऑर्गेनाइजेशन के जो स्पेसिफिक एक्टिविटीज हैं या डेली रूटीन एक्टिविटी है वो करने के लिए जिसको अपॉइंट किया गया उसको क्या बोलेंगे? इंस्टीट्यूशनल या नॉट सेक्रेटरी फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। कोऑपरेटिव के बारे में, वन सच मेंबर फ्रॉम मैनेजिंग कमिटी अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर वर्किंग ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी के वर्किंग के लिए हमने रखा है, और यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है? वो सोसाइटी का ही एक मेंबर है, मैनेजिंग कमिटी का एक मेंबर है। जॉइंट स्टॉक कंपनी अपॉइंटेड बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू एंश्योर लीगल कॉम्प्लायंसेस, क्योंकि लॉ ने बोला हुआ है तो इनको अपॉइंट करना पड़ता है, ठीक है। सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, एन ऑफिसर ऑफ द एन ऑफिसर टू वर्क अंडर द गाइडेंस ऑफ द मिनिस्टर और डिपार्टमेंट, एक ऐसा ऑफिसर जो मिनिस्टर के गाइडेंस में या डिपार्टमेंट के गाइडेंस के अंडर में काम करता है, उसे हम बोलते हैं सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो ये तो मीनिंग हो गया। पर्पस, क्या पर्पस, जरूरी क्या है? टू असिस्ट द बिजी इंडिविजुअल, है ना, जो उनके रोजमर्रा के काम होते हैं उनमें उनकी क्या करना? हेल्प करना, मदद करना, ये पर्पस है। तो दूसरी बात करते हैं, सेक्रेटरी फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन टू असिस्ट इन प्रमोटिंग द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। असिस्ट इन प्रमोटिंग द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज को प्रमोट करने के लिए इन्हें रखा गया, क्योंकि हमने देखा जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ये वेरियस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहता है कि नहीं? आर्ट, कल्चर, स्पोर्ट्स एटसेट्रा। टू असिस्ट इन सेफगार्डिंग द कॉमन इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर, जो मेंबर्स हैं, है ना, किसकी बात की जा रही है अभी? मेंबर्स मतलब कहां पर आ गए? ये हम बात करें कोऑपरेटिव सोसाइटी की, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में जितने भी पर्संस इन्वॉल्व होते हैं उन्हें हम बोलते हैं मेंबर। क्या बोलते हैं? मेंबर, ठीक है। तो वही चीज यहां पर लिखा हुआ है, असिस्ट इन सेफगार्डिंग द कॉमन इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर। मेंबर्स का जो कॉमन इंटरेस्ट पॉइंट है उसको क्या करना? सेफगार्ड करना, ये यहाँ पर पर्पस होता है।
टू असिस्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन मेकिंग डिसीजन एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन। यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की हेल्प करेंगे किसमें, जॉइंट स्टॉक कंपनी में। और लास्ट में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में क्या होगा, असिस्ट इन कैरिंग आउट एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट। तो जो पर्टिकुलर मिनिस्टर है उसको क्या करना है, हेल्प करना, मदद करना। अपॉइंटमेंट कौन अपॉइंट करेगा, जैसे डॉक्टर, लॉयर, जो प्रोफेशनल पर्सन है, ठीक है ना, ये इनको अपॉइंट करते हैं। नॉट फॉर प्रॉफिट में मैनेजिंग कमिटी कौन करेगा, मैनेजिंग कमिटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी में मैनेजिंग कमिटी। और जॉइंट स्टॉक कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। नंबर 4 लीगल स्टेटस। क्या कोई उसको लीगल स्टेटस मिलता है, तो फर्स्ट जो केस है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वहां पर कोई लीगल स्टेटस नहीं मिलता। ये लीगल स्टेटस का मतलब क्या होता है, मतलब लॉ की नजर में क्या आपको कोई लीगल स्टेटस मिला है, ठीक है ना। तो यहां पर जब हम देख रहे हैं पर्सनल असिस्टेंट, क्या लीगल स्टेटस मिला है, नो। देन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, द सेक्रेटरी हैज नो लीगल स्टेटस, यहां पर भी उसको कोई लीगल स्टेटस मिलता नहीं है। थर्ड वन, सेक्रेटरी हैज लीगल स्टेटस, यहां पर लीगल स्टेटस है एज पर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, क्योंकि ऐसा एक्ट बोलता है। और जॉइंट स्टॉक कंपनी में पोजेसेस लीगल स्टेटस एज पर द कंपनीज एक्ट। The secretary is appointed by the government and has a legal status. तो गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है तो उसका लीगल स्टेटस होता है। ओके, नंबर 4, पॉइंट नंबर 5 इज क्वालिफिकेशन। तो जब हम देख रहे हैं पर्सनल सेक्रेटरी का, तो कोई प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन दिया है क्या, नो प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेम, नो प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन। कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए सेम, नो प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन। जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए यस, आईसीएसआई का क्या होना चाहिए, मेंबर होना चाहिए, है ना। और यहां पर गवर्नमेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का अगर आपको सेक्रेटरी बनना है तो आईएएस ऑफिसर होना जरूरी है, ठीक है। पोजीशन, आपको क्या पोस्ट मिलता है, क्या पोजीशन मिलता है, तो यहां पर आप क्या हो, आप हो पर्सनल असिस्टेंट, क्या हो, पीए, पर्सनल असिस्टेंट। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में यूजुअली अ मेंबर, मैनेजिंग कमिटी के क्या होते हो आप, मेंबर होते हो, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में यहां पर भी आप क्या हो, मेंबर ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी के मेंबर। देन वी हैव जॉइंट स्टॉक कंपनी, वन ऑफ द की मैनेजरल पर्सन, जिसको हम क्या बोलेंगे, केएमपी। और यहां पर जब आप हो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी एज पर द डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री, तो आपको जो टाइटल दिया गया है ना, उसके हिसाब से आपको संबोधित किया जाएगा। द सेक्रेटरी इन द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, क्या बना देंगे आपको, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, ठीक है। नंबर 7 पावर्स, क्या पावर्स है आपके पास, स्टेटेड बाय द एम्प्लॉयर, जितना आपको एम्प्लॉयर ने बोला है वो पावर्स आपके पास है, जो एम्प्लॉयर आपको बोलेगा करने के लिए वो आपको करना है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में पावर फॉर कंडक्टिंग दी एक्टिविटीज, एक्टिविटी कंडक्ट करने का पावर है। देन वी हैव कोऑपरेटिव सोसाइटी, यहां पर क्या है, पावर एज कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, जैसा एक्ट बोलता है वैसे पावर से आपके पास। और यहां पर जैसा स्टैट्यूटरी और मैनेजरियल पावर्स आपको दिया गया है, किसने दिया है, एक्ट ने दिया है, कौन सा एक्ट, कंपनीज एक्ट, उसके हिसाब से आपके पास पावर्स है। और यहाँ पर जैसे मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ने पावर दिया है, जिसको हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी पावर्स एज पर मिनिस्ट्री
और डिपार्टमेंट, ये पावर आपके पास है। ड्यूटीज, क्या ड्यूटीज है? अकॉर्डिंग टू द वर्क ऑफ द एम्प्लॉयर, जैसा एम्प्लॉयर बोलता है वो सारी ड्यूटीज है। पर्सनल सेक्रेटरी है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में राइट्स एंड ड्यूटीज आर गवर्न्ड बाय मैनेजिंग कमिटी, जैसा मैनेजिंग कमिटी बोलेगा वैसा आपको करना है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में ड्यूटीज आर लेड डाउन इन दी कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, जैसा एक्ट में बोला गया है वैसे ड्यूटीज आपको परफॉर्म करनी है। ठीक है। और जब हम बात करते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी की, एज मेंशन इन दी कंपनीज एक्ट, जैसा एक्ट में मेंशन किया गया है वो आपकी क्या बन जाती है? ड्यूटीज। और लास्ट में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट लुक्स आफ्टर द वर्क ऑफ हिज कंसर्न डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री। पॉइंट नंबर 9, कंपल्शन टू अपॉइंट। क्या कंपल्सरी है अपॉइंट करना? तो पर्सनल सेक्रेटरी कोई कंपल्सरी नहीं है। सेक्रेटरी ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो बेस्ड ऑन नेचर एंड साइज, अगर बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो करना पड़ेगा, छोटा ऑर्गेनाइजेशन है तो जरूरत नहीं है। कोऑपरेटिव सोसाइटी जैसा एक्ट बोलता है वैसा, तो इट इज कंपल्सरी, है ना। कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या बोला? इट इज कंपल्सरी। जॉइंट स्टॉक कंपनी, तो यहां पर एक आपको रेंज दिया गया है। अगर कोई लिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड कंपनी एंड ऑल अदर कंपनीज हैव पेड अप कैपिटल ऑफ 5 करोड़, अगर आपका जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो कितना है? 5 करोड़ का है या उससे ज्यादा है, तो आपको कंपल्सरीली अपॉइंट करना पड़ेगा। और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए क्या है? फॉर एवरी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इज कंपल्सरी, हर एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए सेक्रेटरी होना कंपल्सरी है। रेम्यूनरेशन, फीस क्या मिलेगा? तो यहां पर सैलरी मिलता है, may get salary और work on honorarium। कोऑपरेटिव सोसाइटी में सेम। जॉइंट स्टॉक कंपनी में गेट्स अ सैलरी डिटरमाइंड बाय द बोर्ड, जितना बोर्ड ने डिसाइड किया उसके हिसाब से उसको क्या मिलता है? सैलरी मिलता है। और यहाँ पर फुल टाइम एम्प्लॉय एंड गेट्स अ सैलरी एंड पर्क्स एज पर द गवर्नमेंट रूल, जैसा गवर्नमेंट का रूल है उसके हिसाब से आपको मिलेगा। ठीक है। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड विद डिस्टिंग्विश्ड पार्ट एज वेल। हमने क्या देखा? टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी, उसमें हमने देखा पर्सनल असिस्टेंट और देखा इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी, और उसके डिस्टिंग्विश भी आज के डेट में हमने फिनिश किया। सो समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले एपिसोड में फंक्शंस ऑफ सेक्रेटरी को लेकर के, क्वालिटीज ऑफ सेक्रेटरी को लेकर के। देखते रहिए, तब तक बाय बाय, शब्बा खैर, सायोनारा।